इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो है हम क्लास टैब से ही लेंगे क्योंकि मैं स्टूडियो नहीं पहुंच पाया हूँ। सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है वो पहले अपना हैंड्स रेज करेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। राइट। थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दें कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी। यस सर। ठीक है, चलिए। और अपने माइक को ऑफ ही रखेंगे। राइट। देखो, कुछ पैसेजेस मुझे जो टास्क दिया गया है दैट इज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ चीज़ें छोटी मोटी जान लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। राइट। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन की आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप पैसेज को रीड करते वक्त कितना समझ पाते हैं। इट इज़ एन एबिलिटी। ये भी एक स्किल पार्ट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं। जैसे हम आर्गुमेंट समझेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट के वेज समझेंगे, हम ये समझेंगे इन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, अजम्पशंस क्या होती हैं। राइट। कुछ इस तरीके से वर्ड्स रहते हैं, लाइकली, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली। राइट। सो ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। राइट। इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दीज आर द टूल्स ऑफ इम्प्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए, मुझे हिंदी के लिए नहीं बताया गया है। हिंदी में मैं नहीं कर पाऊँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये इंग्लिश के ही वाले एग्जांपल्स लूँगा मैं। राइट। सो बेसिकली हमें इन टूल्स को समझना है। अगर इन टूल्स को हमने समझ लिया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना आसान हो जाता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। राइट। ये सब चीज़ें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से डेवलप हो जाती है। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं लॉजिक क्या होता है। राइट। अगर मुझे ये लगता है कि देयर इज अ स्मोक, सो इससे मैं इन्फर कर सकता हूँ, लॉजिकली कह सकता हूँ, लॉजिकली ये बोल सकता हूँ कि देयर मस्ट बी अ फायर। लॉजिकली मैं ये बोल सकता हूँ देयर मस्ट बी अ फायर, उसी की वजह से स्मोक है। अगर फायर नहीं होगी तो स्मोक नहीं होगा। लॉजिक क्या करता है बेसिकली हमारी रीजनिंग को, सर जो आपकी हमारी वॉइस क्लियर समझ में नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बाकी सबको भी प्रॉब्लम है या फिर एक ही इंडिविजुअल को? सबको प्रॉब्लम। सर सबको प्रॉब्लम। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ, फोन को ऐसे माइक यूज कर लेता हूँ। ठीक है। इसका माइक ऑफ कर देता हूँ। अब जरा बताइए कि वॉइस सर आ रही है। यस इट्स ठीक है। क्लियर नाउ। चलिए ये तरीका ठीक है, मैंने फोन को ऐसे माइक यूज कर लिया। चलिए बैक टू स्क्रीन में दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें अपनी कुछ एबिलिटीज डेवलप करनी है जिसकी वजह से जो पैसेज दिया होता है उसको समझने में आसानी हो। जैसे आर्गुमेंट क्या होता है, इन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, अजम्पशंस क्या होती हैं, लाइकली, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं एक पैसेज को समझने में। एक लॉजिक क्या होता है? लॉजिक का पर्पस है एक रीजनिंग को डिफरेंशिएट करना, रीजनिंग को डिफरेंशिएट करना। बेसिकली जैसे एक रीजन क्या होता है, कुछ भी आप सोच रहे हैं, जैसे ये भी एक रीजन हो सकता है कि कोई नाइफ ले और किसी के ऊपर उसको अटैक करे। ये भी एक रीजन है कि उसके पास नाइफ है, इसी वजह से उसने अटैक करके डैमेज कर दिया। ये भी एक रीजन है कि अगर किसी के पास नाइफ है, जरूरी नहीं है कि वो उसको किसी को अटैक करने के लिए यूज करे, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल की एबिलिटी है, रीजन है कि वो नाइफ को किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अटैक करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम लॉजिक्स को यूज करते हैं रीजनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए, रीजनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम बैड रीजनिंग, फ्रॉम बैड रीजनिंग, फ्रॉम बैड रीजनिंग टू करेक्ट रीजनिंग। सो बेसिकली जो डिफरेंस होता है लॉजिक में और रीजनिंग में वो यही होता है कि एनी एक्ट, एनी एक्टिविटी इज ए रीजनिंग। माइंड से जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ रीजनिंग। अब उस रीजनिंग को डिफर करना राइट और रॉन्ग में, राइट और रॉन्ग में इज कॉल्ड द लॉजिक, राइट। अब नेक्स्ट बात ये समझिए कि व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट के अंदर बहुत सारे प्रीमाइसेस होते हैं। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन, राइट। आर्ग्यूमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। प्रीमाइसेस क्या होते हैं? जो डेटा, फैक्ट्स, उसमें इंफॉर्मेशन यूज होती है। तो प्रीमाइसेस मल्टीपल हो सकते हैं, P1 P2 बहुत सारे हो सकते हैं, पर कंक्लूजन हमेशा एक ही रहेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। पैसेजेस के अंदर ज्यादातर आपके पास इंफॉर्मेशन दी होती है और एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया होता है, जो एक पूरा आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हमें रिकॉग्नाइज करने में बहुत इजी रहता है, राइट। नेक्स्ट बात है इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं? दे आर दी कंक्लूजन्स। कि जब हमारे पास कुछ डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एविडेंस होते हैं, उन एविडेंसेस और फैक्ट्स के बेसिस पे हम एक चीज क्लेम करते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं? कंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसा ए के होने की वजह से बी हो गया। अगर ए है तो उसकी वजह से बी हो गया। ए इज अ एविडेंस, ए इज अ डेटा, ए इज अ फैक्ट, उसकी वजह से बी हो रहा है, राइट। तो पैसेजेस के अंदर क्या है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बिहाफ पे आपको इंटरप्रेट करना होगा। इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली इट इज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंसेस इन द पैसेज। इन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो पैसेजेस में गिवन होते हैं। इन्फ्रेंसेस आर गिवन इन द पैसेजेस, राइट। अजम्पशन, अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन देखिए, एक फैक्ट है और उसके बीच में हम क्या रखते हैं? अजम्पशन रखते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? कंक्लूड। फैक्ट के अंदर कुछ अजम्पशंस
ऐड करी, फिर कंक्लूड किया, फैक्ट्स को अजम्पशन के साथ मिक्स किया, तब कंक्लूड किया। अगर यहाँ पे फैक्ट्स ना हो और अजम्पशन लेकर हम कोई चीज कंक्लूड करें, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्या चीज सस्टेनेबल नहीं है? अगर फैक्ट नहीं है और हम अज्यूम कर रहे हैं कोई चीज और उस अजम्पशन पे हमने किसी चीज का कंक्लूजन एस्टैब्लिश कर लिया, तो वो गलत तरीका है, वो अनसस्टेनेबल है। सस्टेनेबल क्या होगा कि अजम्पशन जो है वो आपके प्रीमाइसेस पे बेस्ड होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन दी प्रीमाइसेस, इट शुड बी बेस्ड ऑन दी प्रीमाइसेस। तब आपकी जो अजम्पशन है वो वैलिड हो जाती है एंड इट कंक्लूडिंग रिमार्क, राइट। ठीक है, आप नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस देते रहिए, वो आपका क्या है। सर हेलो सर। आर्गुमेंट, इंफरेंसेस एंड अस्म्पशंस। हेलो सर, सलाम सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी सर। आप जो वॉइस एजम्पशन के बारे क्लियर में बता नहीं रहे थे है, सर। सो इट इज अ मैटर। सर कैसे एजम्पशन के करें बारे में फिर? दोबारा रिपीट कर। एजम्पशन के समय में सर आपकी वॉइस लैग हो रही थी, सो समझ में नहीं आया, सो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। क्या करें? अभी वॉइस क्लियर है? जी सर, आप तो क्लियर है सर, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा एजम्पशन के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दिए, क्योंकि जब आप बता रहे थे ना सर उस टाइम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। सॉरी सर। अच्छा, ओके, मैं बता देता हूँ दोबारा से assumption के बारे में। अभी वॉइस ठीक है? जी सर, आप तो ठीक है सर। राइट। देखिए assumption क्या होती है? assumption is an unstated fact which is not given in the passage, which is not given in the passage। अब आप इसको कंपेयर करिए इन्फ्रेंस में, given in the it is given in the passage, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट। एक मिनट इसको, अच्छा ये अब देखना, शायद अब वॉइस अच्छी आएगी। जी हाँ, आई एम सॉरी, मेरे फ़ोन का डेटा ख़त्म हो गया था और मुझे वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया था, तो शायद वो इस वजह से प्रॉब्लम रही। सर, एक सॉरी। बार रिपीट कर दिया फिर भी सर। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू सर। मैं शुरू से ही रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें, राइट। देखिए अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन इज अ अनस्टेटेड फैक्ट जो आपके पैसेज में गिवन नहीं होता है। इन्फ्रेंस आपके पैसेज में गिवन होती है। इन्फ्रेंस क्या है? बेसिकली a conclusion based on premises। मैंने प्रीमाइसेस क्या बताया था ऊपर, अगर आप देखेंगे, एक आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ प्रीमाइसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को वी कॉल इट आर्ग्यूमेंट, राइट। अब ये जो प्रीमाइसेस होते हैं ये आपका डेटा हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, राइट। जैसे कि मैं कंक्लूजन कर सकता हूं, कैसे कि देर इज अ स्मोक। इस डेटा के बेसिस पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं देर देर मस्ट बी देर मस्ट बी फायर। देखिए ये तो है एक प्रीमाइसिस और ये क्या है? कंक्लूडिंग रिमार्क। इसी को ही हम इन्फ्रेंस बोलते हैं, राइट।
कि जब हम एविडेंस को यूज करके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंस। अब ये अजम्पशन से कैसे अलग होता है? अजम्पशन में क्या होता है, एक फैक्ट हम अज्यूम करते हैं जो कि आपका पैसेज में गिवन नहीं होता है। फैक्ट प्लस अजम्पशन, इन दोनों को यूज करके हम अपना कंक्लूजन स्टैब्लिश करते हैं, राइट। इन दोनों को यूज करके एक फैक्ट के साथ हमने अजम्पशन को मिक्स किया, उसके बाद हमने एक कंक्लूजन स्टैब्लिश किया। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है और इस सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। assumption के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन, सर आपकी आवाज कट रही है। सॉरी आवाज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट। हेलो, जी सर, अब आ रही इज है। इट ऑडिबल नाउ? यस सर, आ रही है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। आई वॉज डिफ्रेंशिएटिंग कि इन्फ्रेंस और अजम्पशन में क्या फर्क होता है। इन्फ्रेंस क्या होती है, इसमें आपके पास फैक्ट्स, डेटा जब अवेलेबल होता है उसको यूज करके हम एक कंक्लूजन देते हैं। जब इस तरीके से हम एक कंक्लूडिंग रिमार्क करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। अजम्पशन में क्या होता है, हम एक फैक्ट, एविडेंस या कोई इंफॉर्मेशन को मिक्स करते हैं, एक अनस्टेटेड फैक्ट, एक अनस्टेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके पैसेज में नहीं दी होती है, उसको मिक्स करते हैं फैक्ट इंफॉर्मेशन से, फिर एक कंक्लूजन स्टैब्लिश करते हैं, राइट। सो अगर मान लीजिए आपके पास ये फैक्ट नहीं है और आपने अजम्पशन को यूज करके कंक्लूजन स्टैब्लिश किया है, तो वो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो गलत होता है। आपको अजम्पशन को हमेशा किसी एविडेंस के बेस पे उसको मिक्स करके उसके साथ एक कंक्लूजन स्टैब्लिश करना होता है, तभी वो कंक्लूजन वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज वो इनवैलिड माना जाएगा। ये छोटी सी बात समझ में आ गई आप सबको? जी सर। सर ये जो आपने राइट। बोला कि कोई फैक्ट्स को क्रिएट करना, तो सर वो पेसेज में दिया हुआ नहीं होगा, तो सर कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं सर? नहीं, देखिए ये चीज आपको समझ में आएंगी जब हम पैसेजेस पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे नीचे क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें क्या करता है, एग्जामिनर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है, क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। तो हमें ये चीज समझनी है कि उसने अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ऐड करके कोई एक कंक्लूडिंग रिमार्क तो नहीं दिया। अगर ऐसा एग्जामिनर करता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। वो जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सर मेरी लाइट चली गई थी सर, जिसकी वजह से मैं सुन नहीं पाया सर उसका आंसर आपने क्या दिया सर। तो मेरी क्वेश्चन थी सर कि जैसे मैंने आपने बोला कि एजम्पशन में क्या होगा। जी सर। मैंने ये बोला है कि अजम्पशन के अंदर कुछ एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करेगा, वो क्वेश्चन के अंदर कुछ अजम्पशंस ऐड कर देता है अपनी साइड से, जो कि डेटा या एविडेंस के बेसिस पे नहीं होती। अगर इस जी तरीके सर। से जी सर। एग्जामिनर करता है तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। इस हिसाब से क्या होगा कि वो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाता है, वो ऑप्शन गलत हो जाता है। जी सर। अगर हम अजम्पशंस ऐड कर रहे हैं और वो डेटा से लिंक नहीं कर रहा है जो कि पैसेज में गिवन है, सो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट इनवैलिड है, वो ऑप्शन गलत है, राइट। आई होप को जी आप सर। आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। देखिए ये सर प्रीवियस ईयर का, कैलकुलेशन कैसे निशानिंग है? सर मेरी यही गलती।
ये 2025 का क्वेश्चन है। दिस इज 2025 ईयर RCA जामिया। अब ये एक सर पैसेज दिया हुआ। बोलो। सर ये आरसीए का है सर ऑप्शन, मैं यूपीएससी का देख रहा था हाँ क्योंकि सर मेरा अभी प्री चल है ना RCA सर, का। तो मेरा एजम्पन में गलती हो रही थी सर, उसकी वजह से मैंने मेरा डाउट था इसमें सर, डिस्टर्ब करने का। अभी समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया आप सर, क्योंकि वहाँ पे सर मैं वही करता था, क्योंकि अगर मैं कभी कभी क्या होता था कि सर ऑप्शन में उसका दो अच्छा ऑप्शन अच्छा, सुनो ना, होता था अभी हमारे एजम्पन पास में, टाइम तो बहुत उसको ना कम मैं है और आपकी 9:30 पे जो है ना CSET की क्लास स्टार्ट होगी, तो मेरे पास आधा घंटा है बस। इट्स ऑलरेडी। ओके सर, थैंक यू सर। आप मुझसे पर्सनली थैंक यू क्लास के बाद है ना, पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको उसको और ब्रीफ आउट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। राइट, ओके। देखिए, आपको ये क्वेश्चन पैसेज दिया है। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। राइट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए, एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझा देता हूँ। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन, द सेंटेंस दैट इज कैपेबल, द सेंटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स। इसका क्या मतलब है? ऐसा सेंटेंस या ऐसी कोई राइटिंग जिसको हम सही और गलत प्रूफ कर सकते हैं। सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। जैसे आई एम हंग्री, इस बात को कोई कर सकता है, सही भी कह सकता है और गलत भी कह सकता है, दोनों बातें कह सकता है। माई एग्जाम, माई एग्जाम नेक्स्ट। बातों से ना एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट होते हैं। अब ये नहीं, अब तो ठीक है शायद। हेलो, हाँ हाँ, ऑडिबल है। आप तो मुझे ऑडिबल है, मेरी वॉइस ऑडिबल है। हेलो, पता नहीं, शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। नॉट, मैं स्टेटमेंट के बारे में बता रहा था कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस विच इज बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रू, जिसको सही और गलत साबित किया जा सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई एम हैंग्री, इसको सही भी बताया जा सकता है, गलत भी बताया जा सकता है। माई एग्जाम इज ऑन नेक्स्ट मंथ, इसको सही भी कुछ लोग सही बोलते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, कुछ लोग बोलते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन था, देखिए, ट्रू स्टेटमेंट, हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कि मतलब कि ये स्टेटमेंट सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, और हमें ये बताना है कि इसमें से वो स्टेटमेंट जो ट्रू होगी, और ट्रू स्टेटमेंट वही होगी जो डेटा, एविडेंस, इंफॉर्मेशन पैसेज के अंदर गिवन है, उसी के बेसिस पे होगी। देखिए, स्टेटमेंट, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेते हैं स्टेटमेंट में, कि जो एवरी स्टेटमेंट है वो एक कंक्लूडिंग रिमार्क भी है। कंक्लूडिंग रिमार्क भी है, जिसको हम एक कंक्लूजन भी कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, द क्वेश्चन गिवन हियर, यहाँ पे ये सब क्या है? ये कंक्लूजन्स हैं। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। अब आपको ये बताना है कि उसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। राइट, बात समझ में आ रही है?
तो सबसे पहला काम क्या है हमारा पैसेजेस के अंदर क्वेश्चंस को रीड करना, कि पहले क्वेश्चंस में 4 कंक्लूजन्स गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन को देखना है पैसेज के अंदर और उसके बिहाफ पे राइट कंक्लूजन को चूज करना है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस। देखो क्वेश्चन के मैंने बताया था कि इन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, डेटा प्लस डेटा को यूज करके हम कुछ कंक्लूजन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंसेस बोलते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, पैसेजेस में जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे 4 कंक्लूजन्स आपको दिए हैं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चंस में अगर स्टेटमेंट है 4 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन दिए हैं, उसमें कुछ सही है कुछ गलत है, पर यहाँ पे 4 कंक्लूजन्स दिए गए हैं और बोला गया है कि बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, मतलब कि 4 इन्फ्रेंसेस हैं, तो वो डेटा है जो पैसेज के अंदर गिवन है, मतलब कि चारों सही लगेंगे आपको, पर हमें यह बताना है कि उसके अंदर सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है। चारों ठीक है, इन कंपैरिजन में सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को समझना, जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे करेक्टली। Which of the following inferences about Henry James' awareness of novelistic construction is best supported by the passage? बेस्ट सपोर्टेड, कि इन चारों कंक्लूजन, इन चारों इन्फ्रेंसेस, चारों कंक्लूजन में से कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो सबसे बेस्ट सपोर्टेड है पैसेजेस में इंफॉर्मेशन गिवन के बेसिस पे बनाया गया है। जो पैसेजेस में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे सबसे बेस्ट कंक्लूजन कौन सा है, हमें ये बताना है। देखो सारे कंक्लूजन ठीक है, कुछ कम होंगे, कुछ उससे ज्यादा अच्छे होंगे, कुछ उससे ज्यादा अच्छे होंगे, सबसे ऊपर टॉप वाला कौन सा है ये हमें बताना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑथर ऑफ द पैसेज वुड बी मोस्ट लाइकली टू एग्री दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ नॉवल शुड। मोस्ट लाइकली का क्या मतलब होता है, देखो इसको अगर मैं परसेंटेज की टर्म से मैं बोलूं तो 90 to 99% होता है इसका मतलब कि इसका मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट क्या होता है, ऑलमोस्ट 100%, बट मोस्ट लाइकली का मतलब होता है 90 to 90%, कि कुछ मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी तो है कि वो होगा, पर जरूरी नहीं है कि वो 100% होगा, राइट। तो ये कुछ क्या किए हैं, इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन भी अपने आप में कंक्लूडिंग रिमार्क है कि आपने कुछ इंटरप्रिटेशंस दिए हैं और सबसे ज्यादा वो वाला इंटरप्रिटेशन आपको बताना है जो सबसे ज्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 90 to 99% हो। जरूरी नहीं है कि वो 100% होगा, पर 90 to 99% उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो पॉसिबिलिटी हमें बतानी है कि वो कौन से इंटरप्रिटेशन में होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस रीड करना समझ में आया होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑथर ऑफ द पैसेज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हेमलेट। तो बेसिकली क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे बता दी गई है कि हेमलेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ऑथर क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ऑथर ने 3 सजेशंस दी हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट चॉइस बतानी है। देखो सबसे पहला काम, आप पैसेजेस में इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस को रीड करोगे और अपने माइंड में फ्रेम कर लोगे उसको, राइट। अब सीधे जाना है आपको पैसेज पे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद सीधा आपको पैसेजेस पे आना है, राइट। देखिए बहुत लोगों के लिए ये पैसेज बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि इट इज फ्रॉम द लिटरेचर। अब पैसेजेस में क्या होता है, ये पैसेज कहीं बीच में से, मिडल से स्टार्ट किया गया है। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि इससे पहले की इंफॉर्मेशन क्या है, बाद की इंफॉर्मेशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको स्टार्टिंग में पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपको जो लास्ट सेंटेंस होता है वो आपको समझाएगा कि पूरे पैसेज में हो क्या रहा है।
अगर आप लास्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, इन दिस रिस्पेक्ट वुदरिंग हाइट्स शेयर्स अ फीचर ऑफ हेमलेट। सबको पता है कि वुदरिंग हाइट्स एक नॉवल है और हेमलेट भी एक नॉवल है। हेमलेट एक नॉवल है जिस नॉवल पे एक मूवी आई थी, हैदर, कश्मीर पे बेस्ड थी। ये एक ट्रायलॉजी है शेक्सपियर की, राइट? उसमें से एक ये ट्रायलॉजी है जो हेमलेट है, राइट? तो यहाँ पे दो नॉवेल्स को कंपेयर कर रहा है। बेसिकली जो पैसेज का ऑथर है वो दो नॉवेल्स को कंपेयर कर रहा है, वुदरिंग हाइट्स और हेमलेट। अब आप अपना पैसेज रीड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए पैसेज रीड कर लेता हूँ और पैसेज को आपको समझा देता हूँ कि पैसेज में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए पैसेज, many critics of Emily Bronte's novel Wuthering Heights see its second part as a counterpoint that comments on it if does not reverse the first part where a romantic। देखिए जैसे जो जब पैसेज को रीड करते वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है मोर कन्फर्मेशन, उनको आपको हाईलाइट करना। Seeing the two parts of a whole is encouraged by the novel's sophisticated structure, revealed in its complex use of narrators and time shifts. Granted that the presence of these elements need not argue an authorial awareness of novelistic construction comparable to that of Henry James. Their presence does encourage attempts to unify। देखिए पढ़ने से समझ में नहीं आएगा नॉवल, जब आप उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके ये जो है पैसेज समझ में आता है। पैसेज के अंदर हो क्या रहा है, दो नॉवेल्स दिए हैं, उनका लिखने का एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर है। तो हर नॉवेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ऑथर उसको यूज करता है, जैसे स्टाइल, थीम, कैरेक्टर। तो इनको आप किस तरीके से ऑथर यूज कर रहा है नॉवेल में, दो नॉवेल्स को कंपेयर कर रहा है, वुदरिंग हाइट्स और हेमलेट। सो बेसिकली इस पैसेज के अंदर इन दोनों नॉवेल्स में ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि आई जस्ट नोइंग अबाउट वुदरिंग हाउस नॉवेल, क्या हम ये अजम्पशन, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वुदरिंग हाइट्स नॉवेल है वो सेम लाइन पर है हैमलेट नॉवेल्स पे। तो देखो यहाँ पे एक अजम्पशन डाल दी गई है। ये तो मुझे लग रहा है आपको स्टूडियो से लेना पड़ेगा। अभी ऑडिबल है? हेलो सर अभी ऑडिबल है पर बीच में बार बार ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। हाँ ठीक है। देखिए मैं बता रहा था इसके अंदर कि जो पैसेजेस होते हैं उनको हम कैसे रीड करते हैं। पैसेजेस में आपको सबसे पहले मेन आर्गुमेंट की पैसेज है किसके बारे में वो समझना जरूरी है। अगर हम लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस पैसेज के स्टार्टिंग में आपको मेन आर्गुमेंट मिल जाता है, कई बार क्या होता है मिडल में होता है, कई बार क्या होता है लास्ट में होता है। तो ये 3 पोजीशंस हैं जहां पे आपको रीड करके पता चलता है कि पैसेज किसके बारे में हो रहा है। तो बेसिकली पैसेज क्या है, दो नॉवेल्स को कंपेयर कर रहा है, वुदरिंग हाइट्स और हेमलेट। दो नॉवेल्स को कंपेयर कर रहा है, उनके स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहा है। उस स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के बेसिस पे वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। अब ये पैसेज इतना डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में आएगा। ये कई बार रीड करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि आप पैसेजेस को आइडेंटिफाई क्या करें। सबसे पहले आप अपने पैसेज में मेन आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हो क्या रहा है, पैसेजेस में कर क्या रहा है, उसमें प्रीमाइसेस क्या क्या है। प्रीमाइसेस क्या होते हैं, फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें क्या क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीजें समझ लें फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करें। अब जैसे इस पैसेज के अंदर पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट्स ऑफ वुदरिंग हाइट्स। तो अगर हम इसको पढ़ें, ये पहली लाइन, मैनी क्रिटिक्स ऑफ फैमिली बुद्धिस्ट नॉवल वुदरिंग हाइट्स see its second part as a counterpoint that comments on if it does not reverse the first part
where a romantic reading receives more confirmation. More confirmation का मतलब है more agreement. So basically क्या बोल रहा है कि जो वुदरिंग हाइट्स नॉवल है वो दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2. जो पहला पार्ट है इट टॉक्स अबाउट रोमांटिक एस्पेक्ट्स. जो सेकंड पार्ट है दैट इज मोर अबाउट काउंट. उस पे क्रिटिक्स का ज्यादा फोकस है ना कि सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पार्ट पे. अब आप इस क्वेश्चन को रीड करें कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग statement is a true statement about the first and the second parts of Wuthering Heights. The second part has received more attention from critics. No, वो पहले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है. The second part has little relation to the first part. ये हम बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट जो है वो बहुत लीस्ट रिलेट करता है. अब यहाँ पे देखो जो की वर्ड है वो क्या है, लिटल. अब देखो इसके जो कंपेरेटिव होते हैं क्या होता है, लिटल, a little और the little. इसका क्या मतलब होता है, almost none. इसका मतलब होता है कुछ रिलेट करता है, some part is related, पर वो इनफ नहीं है. the little का क्या मतलब होता है, जितना भी है that much is enough. जितना भी वो रिलेट कर रहा है that is enough, that much is enough. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस गिवन है उनके अंदर वो जो कीवर्ड्स गिवन है, जो मॉडिफायर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स. जो मॉडिफायर्स हैं उनको थोड़ा सा लोकेट करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है कि लिटिल रिलेशन का मतलब है ऑलमोस्ट नन रिलेशन. तो सेकंड पार्ट पे क्रिटिक्स का फर्स्ट बोल ही रहे हैं कि उनका फर्स्ट पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड अबाउट द रोमांटिक, सेकंड पार्ट इज रिलेटेड अबाउट द काउंटर पॉइंट. अब देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, सेकंड पार्ट प्रोवाइड्स लेस सब्सटेंशिएशन फॉर अ रोमांटिक रीडिंग. सेकंड पार्ट प्रोवाइड्स अ लेस सब्सटेंशिएशन फॉर अ रोमांटिक रीडिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो काउंटर पॉइंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो एक्चुअली प्रोवाइड ही किया, सब्सटेंशिएट ही कर रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट पार्ट है वो रोमांटिक है और सेकंड पार्ट उसका काउंटर पॉइंट है. सो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया. द सेकंड पार्ट एनूंस द फोर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट. देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, एग्जामिनर ने अजम्पशन लिया है, अजम्पशन को यूज करके एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया, जो कि एक अजम्पशन ऐसी अजम्पशन है जो पैसेज में गिवन ही नहीं है, जिसका कोई स्टेटमेंट से या पैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे कुछ रिलेट ही नहीं कर रही है. सो इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट गलत है. राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट हेनरी जेम्स अवेयरनेस ऑफ नॉवेलिस्ट कंस्ट्रक्शन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज. अब आप देखिए कि जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो पैसेज के अंदर एक बात बोली गई है कि हम ये चीज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि अगर हम वुदरिंग हाइट्स नॉवेल को पढ़ेंगे, वुदरिंग हाइट्स नॉवेल को पढ़ेंगे और उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसने क्या स्टाइल यूज किया है, क्या थीम्स यूज किए हैं, कौन से कैरेक्टर्स यूज किए हैं, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसकी बुनियाद पे हम एक कंक्लूजन नहीं बना सकते कि हम ये नहीं बोल सकते कि जो वुदरिंग हाइट्स का ऑथर है उसको ये बात की अवेयरनेस है कि जो हैमलेट नॉवल का ऑथर है उसको ये नॉलेज थी कि भाई एक नॉवल को हमें किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो तो हम जब स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स को रीड करेंगे, जेम्स more than any other novelist was aware of the difficulties of novelistic construction. यहाँ पे एक assumption बनाई गई है जो कि एक inferences नहीं कही जा सकती. अपने आप में ये स्टेटमेंट गलत हो गया. हम ये बात बोल ही नहीं सकते क्योंकि जेम्स के बारे में पैसेज के अंदर गिवन ही नहीं है कि वो डिफिकल्टीज के बारे में अवेयर था या फिर नहीं था. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जेम्स वाज अवेयर ऑफ
डिफिकल्टीज ऑफ द नॉवेलिस्टिक कंस्ट्रक्शन, कि एक नॉवल को किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर और डिजाइन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, जेम्स वाज वेरी अवेयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ द नॉवेलिस्टिक कंस्ट्रक्शन। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, जेम्स अवेयरनेस ऑफ नॉवेलिस्टिक कंस्ट्रक्शन ड्राइव फ्रॉम हिज रीडिंग ऑफ ब्रॉन्टे। ये भी एक अजम्पशन है जो कि गलत है, अजम्पशंस को हम सही नहीं मानेंगे। जेम्स अवेयरनेस ऑफ नॉवेलिस्टिक कंस्ट्रक्शन प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम वायलेटिंग यूनिटी ऑफ हिज वर्क। देखिए ये एक इंफॉर्मेशन पैसेज के अंदर गिवन है जो कि पैसेज की इंफॉर्मेशन को पूरा वायलेट कर रही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी हमारे पास बहुत क्लोज आ रहा है। देखिए चारों ऑप्शंस ऑलमोस्ट इनकी डिग्री है सही होने की, ये पूरा से गलत नहीं है, कुछ पार्ट इसका सही हो सकता है, इसका कुछ पार्ट सही हो सकता है, इसका कुछ पार्ट सही हो सकता है, पर जो सबसे ज्यादा सही पार्ट है वो बी का है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली का मतलब मैंने बताया था कि 90 to 90% की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर जरूरी नहीं है कि वो 100% हो, राइट। अब पहला क्वेश्चन है, नॉट ट्राई टू यूनाइट हेट्रोजेनस एलिमेंट्स इन दी नॉवल। नॉट ट्राई टू यूनाइट, देखो इसमें कीवर्ड्स, हमें हर स्टेटमेंट के अंदर कुछ इस तरीके के मॉडिफायर्स ढूंढने हैं। मेन जो हमें सीखना है वो ये सीखना है, स्टेटमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस गिवन होते हैं उनके अंदर एग्जामिनर क्या करता है, मॉडिफायर्स यूज करता है कंक्लूजन को मॉडिफाई करने के लिए। कंक्लूजन को मॉडिफाई करने के लिए हमें उस मॉडिफायर को टेस्ट करना है कि वो सही है या फिर गलत है। सो नॉट ट्राई टू यूनाइट, ये हम अगर पैसेज को रीड करेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ऑथर ने नॉवेल में डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे स्टाइल, कैरेक्टर, थीम्स, कि इनको यूनाइट करने की कोशिश की या नहीं की। तो ये एक ऐसा मॉडिफायर है जो पूरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स को नलीफाई कर देता है। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर ये ऐसा मॉडिफायर कौन सा है, नॉट आर्ग्यू दैट द कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ नरेटर्स एंड ऑफ टाइम शिफ्ट इंडिकेट्स अ सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर। पहला मॉडिफायर क्या है, इंडिकेट। दूसरा मॉडिफायर क्या है इसमें, नॉट आर्ग्यू, कि उसने आर्ग्यू किया या नहीं किया, क्या उसने इंडिकेट किया या नहीं किया। तीसरे स्टेटमेंट में नॉट बी इनफ्लेक्सिबल, नॉट बी इनफ्लेक्सिबल, ये मॉडिफायर है। चौथे स्टेटमेंट में कंसंट्रेट ऑन दोज रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट्स। रिकैल्सिट्रेंट किसको बोलते हैं, जिसमें हम कोई रूल फॉलो ना करें, नो रूल, नो रूल, नो नो रेस्ट्रिक्शन, राइट, कि नॉवल को डिजाइन करने का कोई रूल ही। कंसंट्रेट ऑन दोज रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल इज द मेन मॉडिफायर, कि वो कंसंट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो देखो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है पैसेजेस में। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चंस की डिमांड को समझना है। 1 घंटे के अंदर देखो पैसेजेस इसी तरीके से हम कर पाएंगे। पूरा एक 3-4 घंटे का सेशन मिलता है तो उसको धीरे धीरे हम समझेंगे, राइट। तो अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम एक छोटी छोटी सी बातें सीख लेते हैं। और आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और अच्छे बैकग्राउंड से हैं, काफी लोगों को इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग पहले से भी होगी। तो मैं आपको एक क्रोनोलॉजी प्रोवाइड करा रहा हूँ कि पैसेजेस में आप सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे, उसके बाद आप पैसेज को रीड करेंगे। पैसेज में जो डेटा फैक्ट्स और जो आर्ग्यूमेंट और प्रीमाइसेस जो गिवन है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या काम करेंगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे और हर स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करते वक्त उसके अंदर जो मॉडिफायर है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो मॉडिफायर ही है जो उस स्टेटमेंट को सही, राइट या फिर रॉन्ग की तरफ लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी आप लोगों के लिए इतने
शॉर्ट नोटिस पे इस चीज को समझने में, बट फिर भी आई ट्राई टू डी कोड बहुत की सारी पैसेजेस को हम रीड सर कैसे करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार फिर से आप उसको रीड करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आई थिंक उसका आंसर कुछ और होगा। हाँ बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 57। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाँ हाँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सी ऑप्शन होना चाहिए। द सेकंड पार्ट प्रोवाइड्स लेस सब्सटेंशिएशन फॉर अ रोमांटिक रीडिंग। देखिए आप पैसेज पे आइए। मैनी क्रिटिक्स, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सर सी ऑप्शन है। Many दूसरा हिस्सा। critics of Emily Bronte's novel Wuthering Heights see its second part as a counterpoint that comments on। देखिए ऑप्शन क्या जा रहा है, सेकेंड पार्ट प्रोवाइड्स लेस सब्सटेंशिएशन फॉर अ रोमांटिक रीडिंग। देखिए जब वो काउंटर पॉइंट प्रोवाइड करा रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग द काउंटर पॉइंट। यहाँ पे देखिए इस वर्ड को देखिए, मुझे नहीं पता देखिए इसका आंसर क्या है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। यहाँ पे जो ये काउंटर पॉइंट प्रोवाइड करा रहा है उसका मतलब क्या है कि जो काउंटर पॉइंट होगा वो पहले वाले पार्ट के रिलेशन में होगा। जब हम कोई Yes, काउंटर sir. पॉइंट देते हैं वो रिलेशन में देते हैं ना। Yes, sir. अगर पहला पार्ट रोमांटिसिज्म के बारे में बात कर रहा है तो दूसरा पार्ट उसके अगेंस्ट में बात करेगा। सर यही ऑप्शन भी बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट प्रोवाइड्स लेस सब्सटेंशिएशन, यहाँ पे क्या है, लेस सब्सटेंशिएशन, पर वहां पे तो वो प्रोवाइड कर रहा है ना बेटा। काउंटर पॉइंट तो मतलब हुआ ना कि वो सब्सटेंशिएट कर रहा है उसको। सर फर्स्ट पार्ट वो प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंड पार्ट वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसका रिवर्स कर रहा है। और पैरा में कैसे रिवर्स बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है, रिवर्स कहाँ बोल रहा है, ये देखिए ना। इफ इट डज नॉट रिवर्स द फर्स्ट पार्ट, रिवर्स नहीं कर रहा है, उसका काउंटर पार्ट कर रहा है। काउंटर का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज हमें कोई रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे अगेंस्ट में बोलते हैं। जैसे डिबेट्स होती है ना कि आपने एक आर्गुमेंट दिया, मैं उसके अगेंस्ट में बोलूंगा रादर देन कि मैं कुछ और बोलूं। यस सर, बट उसमें लिखा हुआ है आपके पास इसके फर्स्ट सॉल्यूशन है पार्ट क्या? वेयर रोमांटिक। मेरे पास बुक है और हमने पहले भी सॉल्व करा था, तो इसका ऑप्शन 3 ही था। आई मीन सी। द सेकंड पार्ट हैज लिटिल रिलेशन टू द फर्स्ट पार्ट। मेरे हिसाब से तो थर्ड पॉइंट आंसर था। लेस सर अगर इस लाइन सब्सटेंशिएशन, को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट वेयर अ रोमांटिक रीडिंग रिसीव्स मोर कंफर्मेशन, तो वो फर्स्ट पार्ट मोर कंफर्मेशन दे रहा है और सेकंड पार्ट नहीं दे रहा है, कम कंफर्मेशन दे रहा है। तो सी ऑप्शन। अगर वो मोर कंफर्मेशन दे रहा है तो इट मींस वो लेस कंफर्मेशन तो नहीं देगा। कंफर्मेशन का मतलब है मोर एग्रीमेंट। मोर कंफर्मेशन मींस मोर एग्रीमेंट। ये जो क्रिटिक्स हैं दे आर इन मोर एग्रीमेंट। जी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी द सेकेंड पार्ट हैज लिटिल रिलेशन टू द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट प्रोवाइड्स लेस सब्सटेंशिएशन फॉर आर रोमांटिक रीडिंग। अगर वो काउंटर पॉइंट नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट पार्ट रोमांटिक है। यस सर। कैसे पता चलेगा? तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। जी एग्री करते हैं? एग्री और डिसएग्री? किसी को कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइए। सर जामिया में यही लगा के आए थे, सी ही लगा के आए थे हम लोग। तो उसके सही बाद हुआ था तफसील गलत से हुआ था? वो तो नहीं, कट ऑफ में नाम नहीं आया तो रिजल्ट नहीं बताता ना। तो मतलब कि गलत हो गया।
सर लॉजिकली जाते हैं, हमारे मान पास लो तो कि बुक है, आपको भी बुक आंसर में नहीं, देख रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, लॉजिकली जाते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि इसकी जो स्किल्स हैं उसको समझते हैं। चलो इसका ऑप्शन मान लो बी या सी में से कुछ भी है, पर हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि पैसेजेस को रीड कैसे करना। तो उनके अंदर जो मॉडिफायर्स होते हैं, मोर अटेंशन, रिसीव्ड मोर अटेंशन, ये क्या है, मॉडिफायर है। सेकेंड पार्ट में क्या है, लिटिल रिलेशन, लिटिल क्या है, मॉडिफायर है। लेस सब्सटेंशन क्या है, मॉडिफायर है। सेकेंड पार्ट एनुल्स द फोर्स ऑफ द, एनुल्स द फोर्स, एनुल्स द फोर्स, ये क्या है, मॉडिफायर है। अब नीचे वाले अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, वेरी अवेयर, ये मॉडिफायर है। इसमें क्या है, मोर देन एनी अदर नॉवेलिस्ट, ये क्या है, मॉडिफायर है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, जेम्स अवेयरनेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन ड्राइव फ्रॉम हिज रीडिंग, तो यहाँ पे क्या है, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम हिज रीडिंग इज द मॉडिफायर। कोई चीज एक कॉज एंड इफेक्ट में हो रही है। जेम्स अवेयरनेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम वायलेटिंग, प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम वायलेटिंग द यूनिटी ऑफ हिज नॉवेल्स, ये क्या है, मॉडिफायर्स है। तो आपको पैसेजेस के क्वेश्चंस करते वक्त मॉडिफायर्स पे फोकस करना है ताकि आप उस स्टेटमेंट को सही और गलत की तरफ लेके जा सकें, राइट। क्योंकि जो मॉडिफायर है वो बात को सही और गलत दोनों की तरफ लेके चला जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। राइट। किसी के पास इनके सॉल्यूशंस हैं क्या लास्ट ईयर से? सर जामिया की B2 मीडिया की बुक है मेरे पास। उसमें क्या ऑप्शन दिया है फर्स्ट आंसर का? लेस सब्सटेंशिएशन, सी ऑप्शन, यस सर। सी ऑप्शन। यस सर। देखो, सब्सटेंशिएट करने का मतलब होता है किसी के लिए एविडेंस प्रोवाइड करना, सब्सटेंशिएट करना, कि अपनी बात को सब्सटेंशिएट करना, अपनी बात को पूरा करना, सपोर्ट करना, प्रूफ करना, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिएट। अब लेस सब्सटेंशिएशन का मतलब है कि वहां पे जो है आपके पास कम प्रूफ है। द सेकेंड पार्ट प्रोवाइड्स लेस सब्सटेंशिएशन फॉर अ रोमांटिक रीडिंग। अगर ऐसा होता तो जो क्रिटिक्स हैं वो सेकेंड पार्ट पे जब अपनी कमेंट्री प्रोवाइड करा रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट पे वो मोर कंफर्मेशन दे रहे हैं, सेकेंड पार्ट पे वो कमेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक काउंटर पार्ट है फर्स्ट पार्ट का। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अ, अ, अगर हम सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वो अजम्पशंस ऐड कर रहा है, अगर वो अजम्पशंस ऐड कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। द सेकेंड पार्ट हैज लिटिल रिलेशन टू द फर्स्ट पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है हैज लिटिल रिलेशन टू द फर्स्ट पार्ट। The second part has received सर आपकी more वॉइस ब्रेक attention हो रही है। from critics. Is a true statement about the first and the second parts of the Wuthering Heights. तो मैं आपको देखिए यस सर। अब ठीक। मैं देख के इस क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। ये दो ऑप्शन हैं जिसमें कंफ्यूजन है, तो आई विल सी टू दिस, राइट।
बाकी जो मेन चीज है जो मैंने आपको समझाया है कि पैसेजेस में हमें एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है। पैसेजेस में एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है। वो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? पहली चीज क्वेश्चंस को रीड करना है। दूसरी चीज डेटा फैक्ट्स, इनको रिकॉग्नाइज, सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और जो मेन डेटा फैक्ट्स आर्गुमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है। तीसरी चीज क्या करनी है? क्वेश्चन को दोबारा रीड करते वक्त देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के डिमांड को समझना है, आर्गुमेंट्स डेटा फैक्ट्स इसको समझना है, और फिर आखिरी क्या है? और वॉइस पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही है इसमें। तीन चीजें हमें देखनी है। तीसरी चीज जो क्वेश्चन के अंदर मॉडिफायर्स, उनके हिसाब से राइट और रॉन्ग को डिसाइड करना है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस को रीड करते वक्त मॉडिफायर्स को इग्नोर नहीं करना है। सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा वो मॉडिफायर पे रहेगा, राइट। तो बेसिकली आज की जो एक्सरसाइज थी पैसेजेस रीडिंग की, उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हमने अजम्पशन को समझा कि व्हाट इज अजम्पशन, इन्फ्रेंस को समझा, हमने लॉजिक वर्सेस रीजनिंग के बीच में डिफरेंस समझा, एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है उसको समझा, उसके स्ट्रक्चर को समझा, उसके अंदर बहुत सारे प्रीमाइसेस हो सकते हैं और एक कंक्लूजन हो सकता है, राइट। स्टेटमेंट किसे कहते हैं उसको समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चंस को रीड कैसे करना है। 3 स्टेप में क्वेश्चन के ऑप्शंस को, क्वेश्चन को रीड करने सबसे पहले क्वेश्चन के डिमांड को समझेंगे, फिर पैसेज को रीड करेंगे, उसमें आर्गुमेंट्स और डेटा फैक्ट्स को समझेंगे। तीसरी बात, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त मॉडिफायर्स के हिसाब से अपने आंसर्स को राइट और रॉन्ग बताएंगे, राइट। तो आई होप, थोड़ा सा डिफिकल्ट सेशन है, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए भी कि 1 घंटे में इसको कराना। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि इतना बड़ा टॉपिक है उसको इतनी कम टाइम में कैसे कराता। तो आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। यस सर। सो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, और ये जो मैंने जितना भी लिखा है उसकी एक पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर कर दूँ, राइट। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएंगी, आप उन एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो ऑर्डर मैंने दिया है एक पैसेज को रीड करने का, सॉल्व करने का, उसको उसी ऑर्डर में कोशिश कीजिएगा कि आप उसको आंसर करें, ओके। अगर आपको मैं ऑडिबल हूँ तो थम्स अप दीजिए, राइट, थैंक यू। और एक चीज़ और मुझे छोटी बात कहनी है कि आप लोगों ने कॉपीज़ मुझे मल्टीपल टाइम्स भेज रखी है, तो कॉपीज़ आपकी एक स्टूडेंट की 2 या 3 बार चेक हुई है, सेम कॉपी।
सो प्लीज आप ग्रुप के अलावा कहीं और कॉपी सेंड ना करें, और अपनी कॉपी को ग्रुप पे आइडेंटिफाई करें कि क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया है, अपनी सारी कॉपी पीछे से लेकर शुरू तक मुझे दोबारा से भेज दी है, पर मैंने जब देखा कि वो कॉपी ऑलरेडी चेक करके मैं भेज चुका हूँ और उस बच्चे ने अपनी कॉपी को देखा ही नहीं। तो प्लीज आप एक्टिव रहें ग्रुप पर भी, जब भी मैं कॉपी भेजता हूँ तो उसमें लोकेट करें और अपनी फाइल पे अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे हैं जो नाम नहीं लिख रहे। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस। अगर किसी को कोई डाउट है, थैंक यू वेरी मच, किसी को कोई अभी भी डाउट थैंक यू है, वेरी मच फिरोज सर। और अभी आप लोगों को 3-4 एक्सरसाइज एंड पीडीएफ भेजेंगे रीडिंग कंप्रेशन। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या हमें? हम सब Yes, दीजिए। sir. हाँ, तो सर ने जो भी बताया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कुछ नेटवर्क इश्यू, सर ने बोला था कि क्या मैं डिजिटल बोर्ड पे ले लूँ या घर से ही, कुछ इश्यूज थे वो पहुंच नहीं पाए डिजिटल बोर्ड तक, तो हमें लगा कि टैप पे ही हो जाता है, ये तो बहुत सारी चीजें, मतलब इसमें ज्यादा कोई ये नहीं है, बट वो नेटवर्क इशू हुआ है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी रही, बट होपफुली आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। तो आप सभी के लिए एक्सरसाइज के लिए हम 4-5 पीडीएफ आपको देंगे रीडिंग कंप्रेहेंशन के। उस रीडिंग कंप्रेहेंशन आप देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। तो ये एक एक्सरसाइज आप सभी को होगी, सर अभी हमको शेयर करेंगे तो आप लोगों को हम शेयर कर देंगे, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देंगे।